टीटीपी का प्रेस रिलीज आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि दो बरादर इस्लामी मुल्कों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये फ्रॉड है सर, सारा सीधी सी बात है। मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादा को स्टेटमेंट देनी है, फतवा जारी करना है। वो मुंह से बोलें, लिख के दें कि अफगानिस्तान के अंदर कोई बंदा, कोई ग्रुप पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। अफगान बॉर्डर क्यों नहीं अपने सारा कॉरिडोर अपने कब्जे में ले रहे? देयर इज नो एंड टू दिस वॉर। ये चलेगी कई साल। आज तो वो एक प्रॉपर लैंडलॉक स्टेट बन के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने उनको उसका मीनिंग समझा दिया है कि लैंडलॉक स्टेट इसे कहते हैं। पाकिस्तान ने कहा जी हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं, कारोबार नहीं करेंगे, तो आगे से उन्होंने भी कहा जी हम भी कारोबार नहीं करेंगे, ऑल्टरनेट रूट ढूंढेंगे। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि अफगान सॉइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। कह रहे हो कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, पहले अलकायदा के बंदा छोड़ो, फिर हम अमेरिकन को छोड़ेंगे। तो वो अमेरिकन ने भी आंखें बदलनी है। अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला सकता है अपना हॉर्मस या नहीं खुला सकता? अमेरिका इन दी एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर की तरफ चला जाएगा, ईरान पे मारेगा। न्यूक्लियर मारना कोई मजाक थोड़ा ही होता है। आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। ये ट्रम्प ने कहा था, पहले दिन ही कह दिया था उसने कि वी विल प्रिवेल इन दी एंड। तो वी विल प्रिवेल इन दी एंड का मतलब यही होता है कि हम इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब तो आपको लगता है कि ट्रम्प भाग जाएगा दरमियान में से? एक हिसाब की ये वर्ल्ड वॉर 3 लगी हुई है। दो मुल्कों से ज्यादा जब लगे हैं, तो इतने मुल्क जब लगे हों तो वर्ल्ड वॉर ही होती है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे आज के मेहमान बहुत ही मुमताज़, बहुत ही ख़ास, आप इनको डिजिटल पे हर वक्त देखते रहते हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम सरवर्दी साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं कम वक्त में ज़्यादा खबरें जानना चाहेंगे आपसे। सर? ज़रा सर शुरू अफ़गानिस्तान से करते हैं। ये फजलुर रहमान खलील साहब वाला मिशन कामयाब हो जाएगा या कोई ब्रेक थ्रू सीज़ फायर का मौजूद है? देखिए सरवर्दी साहब, तालिबान के पास बड़ी क्लियर सी ऑप्शंस हैं। अगर वो चाहते हैं कि जी ब्रेक थ्रू हो, तो जहां से पाकिस्तान ने जो इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात छोड़े से, वहीं से बात होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान ने तो नहीं भेजा फजलुर रहमान खलील साहब को। ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने ही बुलाया इनको। इनके पुराने राब्ते होंगे। आपको याद होगा, हमने तो बहुत सारे मजहबी उलमा को भेजा, बड़ी कोशिशें की, लेकिन ये उनकी मेरे ख्याल है रिक्वेस्ट पे वहां पे गए हुए हैं। तो देखते हैं कि अगर तो तालिबान पाकिस्तान को रिटर्न गारंटीज देने को तैयार हैं, तो जारी बात है रास्ते खुले हैं, बात कभी भी खत्म हो सकती है। सर, टीटीपी का प्रेस रिलीज आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि अफगानिस्तान पर हमले रोक दिए जाएं और दो बरादर इस्लामी मुल्कों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो आप टीटीपी के इस प्रेस रिलीज को कैसे देखते हैं? ये फ्रॉड है सर, सारा सीधी सी बात है। मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादा को स्टेटमेंट देनी है, फतवा जारी करना है। वो मुंह से बोलें, लिख के दें कि अफगानिस्तान के अंदर कोई बंदा, कोई ग्रुप पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, और वैसी कमिटमेंट्स दें सुरवर्दी साहब जिस तरह अमेरिका को देते हैं। ताकतवर को तो बड़ी कमिटमेंट देते हैं, लिख के देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सवाल अब ये पैदा होता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो जिसके अंदर जिसका आपने क्या क्या नहीं आपने फायदा उठाया, उसे उसे आप लिख के देने को तैयार नहीं है। तो ये बेसिकली कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का वादा करना चाहिए, लिख के देना चाहिए। और सिर्फ हमें नहीं चाहिए, ये बाकी तमाम मुल्कों की भी डिमांड्स है ना। सऊदीज की डिमांड है, ये चाइनीज की डिमांड है, रशियंस की डिमांड है। पाकिस्तान कोई ऐसी इलेजिटिमेट डिमांड तो नहीं कर रहा है इनके साथ। ये तो एक बड़ा लीगल सा मसला है। और दूसरी बात है कि आप वो एक स्टेट हैं, तो स्टेट के तौर पे एक्ट करें और इनको मना करें, और ऐसे ग्रुप्स को जो है वो रोकें, उनको डिसआर्म करें। जैसे इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर सारी अवाम को डिसआर्म किया। आपको पता है ना, तमाम लोगों से वेपन्स ले लिए हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो अगर आम लोगों से वेपन्स ले लिए हैं, तो इनसे भी वेपन्स लें, इनको डिसआर्म करें, अब अपना ये कारोबार करें, जो मर्जी करें। ये बताएं कि चाइना इज पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान, ये बात ठीक है? देखिए, चाइना जो है वो अफगानिस्तान गया था बिकॉज चाइना को ये अंदाजा हुआ कि अमेरिकन के जाने के बाद एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वैक्यूम है, उसको फिल करना चाहिए, कारोबार भी करना चाहिए, बहुत सारी और चीजें हैं। लेकिन उनको भी मसला ये है कि वो भी एक लंबी सी लिस्ट लेके गए हुए हैं कि हमें ये बंदे हमारे हवाले करें, ये ग्रुप्स हैं वहां पे। ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो अपने समझते हैं कि इस तरह के माहौल के अंदर, जहां पे तालिबान जो है उनकी रिट कायम नहीं है,
तो उनके बिजनेस कैसे सिक्योर हो सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि वो फिर जारी बात है, और फिर ताजिकिस्तान में भी हमले हुए हैं चाइनीज पे। तो मेरा ख्याल है कि ये चाइना का प्रेशर है पाकिस्तान को देखते हुए, कि पाकिस्तान ने जो प्रेशर डाला है, तो शायद हमें भी ऐसे ही प्रेशर डालना चाहिए। एक लोग बहुत जानना चाहते हैं, ये हम वाहकान हमने एक उनका 32 किलोमीटर का एरिया जो है उस पे अपनी रिट कायम भी की है और बफर जोन बनाया है। लोग जानना चाहते हैं कि ये हम वाहकान बॉर्डर क्यों नहीं अपने सारा कॉरिडोर अपने कब्जे में ले रहे। देखिए ना, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो वाहकान से है, तो हम वाहकान क्यों नहीं ले रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम अफ़गानिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, उसको अंडर एस्टिमेट या नहीं करना चाहते। हम ये समझते हैं कि वो उनको एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे अपने आप को एज़ ए ट्रांज़िट स्टेट के तौर पे पेश करना चाहिए, ताकि सेंट्रल एशियन ममालिक पाकिस्तान से कारोबार करें और पाकिस्तानी सेंट्रल एशिया के साथ काम करें। हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये चीज़ करें कि हम उनके मुल्क के अंदर जाएँ, उस इलाके को टेक ओवर कर लें। मैं नहीं समझता ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। लेकिन ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान इस चीज़ को महसूस तो करता है कि कारोबार नहीं हो पा रहा सिर्फ अफ़गानिस्तान की ज़िद की वजह से। तो मुझे लगता है कि शायद इस हवाले से अगर तालिबान एग्री हो जाएँ कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाले मसले पे, तो वैसे ही ट्रेड रूट बन जाएँगे, एस्टैब्लिश हो जाएँगे। मुझे लगता है देयर इज नो एंड टू दिस वॉर, ये चलेगी कई साल। जैसे 9/11 के बाद अमेरिका आके फंस गया था, वैसे हम ये स्ट्राइक शुरू करके फंस गए हैं। बंद करें तो मरते हैं, ना बंद करें तो मरते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, ये बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। तो एक तो अमेरिकन्स ने भी इनको थोड़ा टाइट किया है, ठीक है? हम्म। और आप देखिए ना, पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद आपको डिप्लोमैटिक सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है। आज हम्म। पाक-अफ़गान बॉर्डर नहीं खुला हुआ। हम्म। आज लोग आ जा नहीं सकते, आज बिज़नेस नहीं हो रहा है, आज कारोबार नहीं है। आज अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं, वो कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए, जैसे मर्ज़ी हमें वीज़ा मिले। हम्म। आज वो फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट, गुड्स, पीपल, वो सारा कुछ नहीं है। तो आज तो वो एक प्रॉपर लैंडलॉक्ड स्टेट बन के बैठे हुए हैं ना। वो अब जो लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब जो होता है, वो पाकिस्तान ने उनको उसका मीनिंग समझा दिया है कि लैंडलॉक्ड स्टेट इसे कहते हैं। और वो मेरा ख़्याल है कि उनको समझ है इस चीज़ की, तो वो उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इतना टाइम तो गुजर गया। ट्रेड तो हमने कब से बंद की हुई है, बॉर्डर हमने बंद किए हुए हैं। खैर, हमने वन हाँ। वन ओडीआर भी इम्प्लीमेंट कर दिया, वन डॉक्यूमेंट रजीम इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। दे डोंट बॉदर। देखिए, वो जब पेन फ़ील होगी, आइसोलेशन होगी, अभी तो वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने कहा जी हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं, कारोबार नहीं करेंगे, तो आगे से उन्होंने भी कहा जी हम भी कारोबार नहीं करेंगे, अल्टरनेट रूट ढूँढेंगे। तो बिल्कुल अल्टरनेट रूट ढूँढें, उन्हें उनको चाहिए कि अल्टरनेट रूट ढूँढें, उन्हें कहाँ-कहाँ जो रूट मिलते हैं। वो ईरान जाना चाहते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो करें तो सही ना, एक दफ़ा ट्राई तो मारें, दुनिया में जाएँ तो सही। तो मेरा ख़्याल है कि ये इनका जो तरीक़ाकार है ना, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि सब नाराज़ हैं, टर्क्स भी नाराज़ हैं, कतरी भी नाराज़ हैं, सारे नाराज़ हैं, सारे समझते हैं कि ये इस अंदाज़ से देखिए, इनका कोई भी गारंटर नहीं है। पहले कतर से राब्ता किया, कतर को पता है कि क्या सिचुएशन है, तुर्की से राब्ता किया, कोई मुल्क इंटरेस्ट नहीं ले रहा उनकी इस डील के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि ये उनको जब थोड़ी-सी पेन ज़्यादा फ़ील होगी, तो वो ज़रूर कब तक? प्रोटेस्ट शुरू हो जाएँगे। देखिए, इस चीज़ों में कोई आप डेडलाइन तो नहीं दे सकते ना, लेकिन आप देखें कि हर रोज़ मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपना मकसद अचीव करने के करीब है। जिसमें बेसिकली तो हम चाहते हैं कि इनके बिहेवियर चेंज आनी चाहिए, कि दे शुड एक्ट लाइक ए स्टेट। वो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ बॉर्डर बंद करना है करें, हमें नहीं ट्रेड करना ना करें, हमारे साथ नहीं आना ना आएँ, हमसे नहीं एंगेज करना चाहते बिल्कुल ना करें। लेकिन ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि अफ़गान सॉइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई एपेटाइट रहेगी ये सरवर्दी और से। जो इंडिया कहता है कि हम तो सब कुछ बाय एयर पहुंचा देंगे और उनको दवाइयां भी दे देंगे, सब कुछ देंगे, डॉलर्स भी देंगे, अमेरिका भी डॉलर्स दे रहा है, पेन तो नहीं फील हो रही ना? अमेरिका के 40 मिलियन नहीं, डॉलर नहीं, आ नहीं, वो जाते हैं, इंडिया के डॉलर्स आ जाते हैं, सब मिलकर उनका मुल्क चल चुल जाता है। देखिए, नहीं, ऐसे नहीं चलता। वो थोड़े से पैसे आते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे, वो भी बंद हो जाएँगे। वो इसलिए बंद हो जाएँगे कि अमेरिका ने कल एक नई अप्रोच अडॉप्ट की है। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो तुम लोग होस्टेज डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हो, कि हमारे लोगों को तुमने रखा हुआ है और कह रहे हो कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। पहले अल-कायदा के बंदा छोड़ो, फिर हम अमेरिकन्स को छोड़ेंगे। तो वो अमेरिकन्स ने भी आँखें बदलनी है, और जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी आ रहा है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस पे थोड़ा एक्शन मज़ीद लेना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना चाहिए। और दुनिया भी फिर डरती है, वो कहते हैं कि अगर ये बिल्कुल ही यहाँ पे भूख अफलास हो गई, नंग हो गया,
लोग मरने शुरू हो गए दुनिया के साथ। वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं। इंडिया एयर कॉरिडोर खोलना चाहता है, ज़रूर खोले इंडिया एयर कॉरिडोर। देखें उस एयर कॉरिडोर पे, देखें क्या अफगानिस्तान के लोग महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वहाँ पे इतनी परचेजिंग पावर पैरिटी है? क्या वहाँ पे बाइंग कैपेसिटी इतनी है कि वो बाय एयर चीज़ें जो हैं वो खरीद सकते हैं? सवाल तो ये तो नहीं है कि वहाँ पे जो एलीट बैठी हुई है काबुल के अंदर या कंधार के अंदर, उन्होंने सब कुछ खरीदना है। इस क्वेश्चन जनरल पब्लिक को भी तो देखना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब वो चीज़ें वैसे नहीं रहेंगी। मेरा ख्याल है अगले कुछ अरसे के अंदर तालिबान को बहुत सारे जो डिसीजंस हैं, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, और उनको पीछे हटना पड़ेगा अपनी इस जिद से जो उन्होंने अडॉप्ट की। जरा ईरान वॉर पे आ जाएं। आज तो उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पे भी हमला किया, बहरीन भी, कतर भी, कुवैत भी, इजराइल भी। तो ईरानियंस आर बाउंसिंग बैक लाउड एंड हार्ड। देखिए उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो क्या करें? अगर वो बाउंस बैक नहीं करते तो वो क्या करें? अब उन्होंने बेसिकली जंग को फैलाया है, तो जंग जो है वो वो उसकी फील हो रहा है। अगर वो सिर्फ इसराइल और अमेरिकन टारगेट्स पे रखते तो शायद वो अपने मकासद अचीव ना कर पाते। तो अब दुनिया ये समझ रही है, और जैसे सवाल उठा कि जी तेल बंद हो रहा है और इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो अब जो कि बंद हो चुका हुआ है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारी मल्टीपल और ऑप्शंस पे काम करना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास अपना राइट टू रिस्पॉन्ड है अंडर आर्टिकल 51 यूएन चार्टर। वो अपने आप को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और उन्होंने जंग का स्कोप भी फैलाया, जंग की कॉस्ट भी बढ़ाई है रीजनल प्लेयर्स के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ रहा है, ये नहीं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। और ये आप देखें हर रोज़ अरब वर्ल्ड से जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारे कारोबार क्यों बंद है, हमारे मुल्क क्यों बंद है, हमारी एविएशन इंडस्ट्री क्यों बंद है, हमारे इलाकों पे क्यों हमले हो रहे हैं, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकते। और वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो जोर डाल रहे हैं कि आपने एक अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस शुरू की और सिर्फ हमारा हर चीज़ बंद कर दिया। इसराइल का तो ऑलरेडी वो तो वॉर मॉन्गरर है, उनका तो मसला ही कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसकी कॉस्ट तो है। नहीं, तो आपका ईरान आई ख्याल है थिंक, अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला सकता है अब नाए हॉर्मस, या नहीं खुला सकता? ये ईरानियंस उसको ब्लॉक रख सकते हैं? देखिए मेरा नहीं ख्याल उसको वो खोल सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब फॉर एग्जांपल पहले तो ये इंश्योरेंस कंपनीज ने बंद कर दी ना, उन्होंने सारी इंश्योरेंस को रिवाइज किया। अब जो है फॉर एग्जांपल आज भी कोई मेरा ख्याल है थाईलैंड का जहाज है, उसको जो है वो हिट किया। समंदर में वो माइंस पहले ही बिछा रहे हैं। उनके पास स्पीड बोट्स भी हैं, ड्रोन बोट्स हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन जो हैं वो स्टेट ऑफ हार्मस को इस तरह खिलवा सकते हैं। वो ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो पॉलिटिकल इंश्योरेंस वगैरह कर देंगे लोगों की। तो वो करेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे खिलवाएंगे? एक अनसर्टन एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जहाज जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंसाइनमेंट है, वो कौन रिस्क लेगा उसको लेके जाने में? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ये इतना कोई आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरानियंस उन्होंने भी अपना होमवर्क किया हुआ है इस हवाले से। फिर जंग का एंड क्या है? अब नाए हॉर्मस बंद रहेगा, अरबों पे मिसाइल बजते रहेंगे, इसराइल पर मिसाइल गिरते रहेंगे, तो फिर अमेरिका कब भाग जाएगा? या देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर, या फिर लोग बात कर रहे हैं कि फिर अमेरिका इन दी एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर की तरफ चला जाएगा, ईरान पे मारेगा। किस चीज क्यों मारेगा ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स? देखें ये कोई न्यूक्लियर मारना कोई मजाक थोड़ा ही होता है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। वो पहले ही जो कर बैठे हैं, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करके बैठे हुए हैं। बरतानिया साथ नहीं दे रहा, यूरोप साथ नहीं दे रहा। इंटरनेशनल लॉ जो है, मतलब ओमान ने उसको कंडेम किया, मतलब पूरी दुनिया कह रही है कि ये गलत आप कर रहे हैं। और फिर ऊपर आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स चला देंगे किस चीज पे? या न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स चला देते हैं तो किस चीज पे चलाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज पे करेंगे, ना ही कोई ऐसी बात हुई है। जारी बात है, देखें ट्रम्प साहब अपने अलहदा इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे ईरान में एंटर हुए हैं, और इसराइल के अपने इंटरेस्ट हैं। तो दोनों दोनों अपने अपने इंटरेस्ट जो हैं वो देख रहे हैं। और आप तो देखें ना, जो अगले दिन ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं जंग को बंद करूंगा, जंग कंप्लीट हो गई, हम अपने मकासद हासिल करने में 4-5 हफ्ते पहले ही कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है वो वो ये इसी वजह से की जा रही है कि उनके ऊपर प्रेशर है। सारी की सारी ऑयल की जो ट्रेड है वो बंद हो रही है, वो शॉर्टेजेस हैं।
रशिया को एडवांटेज देना पड़ा कि इंडिया को कहा कि आप रशिया से मजीद क्रूड ऑयल खरीदो, मार्केट में पंप करो, जो कि अमेरिकन नहीं चाहते थे, सैंक्शंस लगानी पड़ी। अमेरिका की अपनी जो सारी की सारी जो मार्केट्स हैं वो अभी मैं कल किसी से अमेरिका में बात कर रहा था, 60 पैसे तो ईस्ट कोस्ट में तेल की कीमत बढ़ गई है। तो जो हर बंदे जो टैंक फिल करवा रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं इस जंग की वजह से। पहले ही ग्रोसरीज बड़ी महंगी है अमेरिका के अंदर, तो ट्रम्प साहब ने अगर ये देखना है तो वो कर ले, लेकिन उनके लिए मसले बहुत ज्यादा है, उनको कॉस्ट पे करनी तो पड़ेगी। और जी जी, आपको लगता है कि ट्रम्प भाग जाएगा दरमियान में से? वो कभी भी कह सकते हैं मैंने जंग मकासद हासिल करने से कर ली है। वो कहेंगे हमने मिसाइल जो उनकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, जो मिसाइल पर फैक्ट्रीज थी मिसाइल वो चल रहे हैं तो वो कैसे कहेंगे? अगर वो उससे भी कहेंगे अब मिसाइल चल रही होंगे तो कैसे कहेंगे? नहीं नहीं, वो ऐसे होगा, वो कहेंगे ना कि जी फॉर एग्जांपल अगर पहले दिन मिसाल के तौर पे अगर 100 मिसाइल आ रहा था तो अब 10 आ रहे हैं, तो वो उनके पास अब वो मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं रह गई। उनकी फैक्ट्रीज हमने तबाह कर दी हैं, लीडरशिप 2-3 लेवल की हमने तबाह कर दी है, हमने अपने मकासद हासिल कर ली हैं, एंड देन वी आर लीविंग। तो वो ही इतना कह के तो चले जाएंगे। वो मेरा ख्याल है कहते कि हैं ये खर्क से 90% ईरानियन ऑयल जाता है, तो वो कहते हैं खर्क पे कब्जा कर लें तो ऑयल का मसला उनके कंट्रोल में आ जाएगा। आप समझते हैं कि खर्क पे कब्जा हो सकता है, जो आइलैंड है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए ये कैसे इतनी अब्रप्ट चीजें नहीं कर सकते सिंगल हैंडेडली। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर कोई भी नेवी बड़ी भी ताकतवर हो वो चीजें नहीं कर सकते। और जरूरी देखें, कोई ईरान के पास कोई बड़े शिप्स तो नहीं है कि जो उनके ऊपर हमले करेंगे। ईरान के पास उन्होंने उनका तो तरीकाकार ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ये। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर वो समंदरों में भी एसिमेट्रिक ही लड़ेंगे, और वो अपना इसी अंदाज से करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अकेले सिंगल हैंडेडली, अगर अगर अमेरिकन को पता था इस चीज का तो वो पहले ही अपनी इस हवाले से होमवर्क कर लेते और कहते थे कि हम तमाम जो है वो ट्रेड ऑयल ट्रेड को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ से गुजरने का मौका देंगे, और हमारी पहले ही यहाँ पे लगी हुई है। फ्रेंच कह रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मस में। अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि एमरल मैक्रोन जो उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है मेडिटेरेनियन में, वहां गए हुए थे, वो उसको भी भेजना चाहते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर सबको पता था ये होना है तो ये पहले उसकी अपनी जो है अपनी अपनी नेवी को वहां डिप्लॉय कर देते। तो ये सिर्फ बातें करने की और होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर आप समझते हैं इन रियल अमेरिका के पेंटागन ने जंग बहुत गलत प्लान की है? इट्स एन इल प्लानिंग बाय द यूएस। इल वॉर प्लानिंग है, गलत जंग की हिकमत अमली उन्होंने मेरा बनाई। ख्याल है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की चीज हो सकती है या ईरान इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। और ये ट्रम्प ने कहा था, पहले दिन ही कह दिया था उसने कि जब उसने उससे सवाल पूछे गए तो उसने कहा वी विल प्रिवेल इन द एंड। तो वी विल प्रिवेल इन द एंड का मतलब यही होता है कि अभी हम प्रिवेल नहीं कर पा रहे और हम इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अभी आप देखें ना, इसराइल से किसी किस्म की कोई खबर नहीं आ रही, मीडिया को मना कर दिया गया है, वो खबरें दे ही नहीं रही कि हमारा कितना नुकसान हो गया। तो आप इमेजिन करें कि एक मिसाइल जो ईरान से चलता है 1600-1800 किलोमीटर ट्रैवल करता है, रास्ते में इराक आता है, सीरिया आता है, जॉर्डन आता है, ईरान इसराइल आता है, फिर मेडिटेरेनियन के अंदर इनके शिप्स पड़े हुए हैं अमेरिकन के, वो भी रोक रहे हैं उन मिसाइल्स को। इसराइल के अंदर मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं वो भी रोक रहे हैं। 4-5 जो एयर डिफेंस लगे हुए हैं, एयरफोर्स ऊपर घूम रही है, फिर भी वो अगर क्रॉस करके वहां पहुंच रहा है, एंड देन यू हैव टू स्टॉप द मीडिया की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मीन कि द इरानियंस डिड देयर जॉब। यू गिव फुल मार्क्स टू ईरान? आपके ख्याल में देखिए अभी तक ईरान फातेह है? मैं समझता हूं, देखिए ईरान के पास फतह उसकी डेफिनेशन क्या है। फतह की डेफिनेशन ये है कि वो अपनी मर्जी का बंदा इंस्टॉल करना चाहते थे, वो नहीं कर सके। वो रजीम चेंज करना चाहते थे, गवर्नमेंट वही मौजूद है, अपनी मर्जी का उन्होंने अपना आयतुल्ला अपॉइंट कर लिया है। आईआरजीसी वही मौजूद है, फौज वही मौजूद है, वो अपनी लैंड फोर्सेस वो ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं कर सकते, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते। तो यही है, ईरान ईरान ने जंग को फैला दिया है। दुनिया जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है ईरान से, आप ये ना करो वो ना करो। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम साइप्रस से लेके अजरबैजान और पूरा जीसीसी के अंदर जंग फैली हुई है। तो मतलब एक हिसाब की ये वर्ल्ड वॉर 3 लगी हुई है। 2 मुल्कों से ज्यादा जब लगे हैं, तो इतने मुल्क जब लगे हों तो वर्ल्ड वॉर ही होती है ये। तो वो अपने हिसाब से उनकी कैलकुलेशन ठीक है कि हमने सही काम किया है। बाकी सारी बात है उनकी रिस्पॉन्स, वो तो कहाँ पे 1997 अरब डॉलर का दिफाई बजट अमेरिका का, कहाँ ईरान का 15-16 अरब डॉलर, तो कहाँ इसराइल के आपको देखें कितनी कैपेबिलिटी, 40 साल की सैंक्शन। तो ईरान को मार्क्स तो मिलते हैं ना इस चीज पे कि उन्होंने एटलीस्ट
डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, और सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहे, ऑफेंसिव भी कर रहे हैं। तो वो दे आर फाइन विद देयर व्हाटएवर, यानी अवाम साथ है, सबसे बड़ी बात ये है। वो कहते हैं अमेरिका अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर नहीं मारेगा तो डेजी कटर मार देगा। मेरा नहीं ख्याल को जो भी मार दें क्या फर्क पड़ता है, जितने भी मिसाइल मार दें, वो कोई उनको देखिए क्या उससे कोई रजीम चेंज हो जाएगा, प्रेसिडेंट बस की यहाँ की हुकूमत खत्म हो जाएगी। आज पता चला कि आयतुल्ला खामनाई के वो जो बेटे मुश्तबा खामनाई वो भी जख्मी हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आए, क्योंकि वो पहले दिन ही स्ट्राइक से कहीं जख्मी हो गए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कर लेंगे, और मारेंगे, 10 दिन और कंपेन चला लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि 10 दिन और कर लें या आज खत्म कर दें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकते, रजीम अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, लोग उनके साथ हैं। मुझे मेरी तो ये असेसमेंट है, क्योंकि एटलीस्ट आपके ऑब्जेक्टिव जब आप अचीव नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल तो होती है ना। आयतुल्ला खामनाई की अब जो शहादत है, देखिए अमेरिका ने तो आयतुल्ला को मारा होगा फॉर द प्रेस्टीज, जो ट्रंप साहब का माइंडसेट है। इसराइलियों ने मारा कि ताकि ईरान हमारा हमेशा दुश्मन रहे। देखिए वो हमेशा ईरान को दुश्मन ही रखना चाहते हैं, वो ना दुश्मन, वो ये नहीं चाहते कि ईरान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट है जो हमारे साथ हो। वो ईरान को दुश्मन रखेंगे तो मिडल ईस्ट में जो इसराइल करता है वो करता रहेगा ना, वो ग्रेटर इसराइल और जो जो वो करना चाहता है, कभी इस पे हमला कभी। सो दे वांट टू कीप ईरान एन एनिमी फॉर एवर, सो दैट दे कैन ऑपरेट इन द रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन टिल दिस पार्ट ऑफ द रीजन। और अमेरिका को, ट्रम्प साहब को ये था कि मैं कह दूंगा कि लो जी, ही केम फॉर मी बट आई गॉट हिम फर्स्ट, वो जो उन्होंने कहा कि ये हमें भी मारना चाहते थे, लेकिन वो आपको पता है इसराइलियों की फेक इंटेलिजेंस होती है जो ट्रम्प को देते हैं, अमेरिकन को देते हैं। तो बहरहाल इस सेंस में तो आई थिंक वो ईरानी समझते हैं कि हमने अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने अपना काम किया हुआ। इसका मतलब है कि उनको पता था ये जंग इस तरह की होनी है, और वो इस जंग के लिए प्रिपेयर्ड थे, और जो चीजें किताबों में लिखी जाती थी सोहरावर्दी साहब, वो उन्होंने सारी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके इस जंग में दिखा दी है। सो इट मीन्स कि ये एक कुछ लोग देवर कहते हैं ऑलरेडी। कि मुश्तबा खामनाई कौमे में हैं, वो तो बिल्कुल होश में ही नहीं है, वो घोस्ट रूहानी सरबराह हैं, असल में तो लारीजानी मुल्क चला रहे हैं और लारीजानी का कंट्रोल है। देखिए अब ये तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, और इसराइली और ईरानियन सोर्सेज दोनों कह रहे हैं कि वो ही वाज इंजर्ड। किस तरह के इंजर्ड हैं, कितना उनका वो है, वो एक और चीज़ है। दूसरा, लारजानी जारी बात है, वो एडवाइजर हैं, सेक्रेटरी हैं सुप्रीम को, उसको एडवाइस करते हैं, तो वो जारी बात है उसकी उनकी वैल्यू भी है। लेकिन ऐसे थोड़ी तो नहीं हो सकता कि कौमे में बंदे को आप बना दें, सुप्रीम लीडर बना दें, और उसकी आपको मेडिकल हेल्थ का भी ना पता हो। सो मेरा ख्याल है जख्मी जरूर होंगे, और सबसे मसला बड़ा ये है कि उन तक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, और वो कम्युनिकेट भी नहीं करते, क्योंकि इस वक्त उन्होंने बचा के रखना है उनको, क्योंकि इस वक्त नहीं वो चाहते कि उनको हिट हो, क्योंकि वो उनका बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट है। तो अगर अमेरिकन या इसराइली उनको भी हिट कर पाते हैं, तो ये एक और बहुत बड़ा एक नया टर्न होगा फिर इस वाक़े का, इस जंग का। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चाहते हैं कि सब इनसे दूर रहें, मेरा ख्याल है। तो ये दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। और आपको नजर आता है कि चाइना और रूस ने ईरान की ठीक मदद की है, या जो लोगों की राय है कि चीन और रूस ने वेनेजुएला में भी डिसअपॉइंट किया, सीरिया में भी डिसअपॉइंट किया और अब ईरान में भी डिसअपॉइंट किया। देखिए रशियंस और चाइनीज के वो इंटरेस्ट नहीं है, जारी बात है। चाइनीज की तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बड़ी वो एक और पिक्चर देखते हैं दुनिया की। वो समझते हैं ठीक है, ये मिडल ईस्ट में लगे नहीं, ये करते नहीं सारा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसमें भी जाने नहीं चाहते। रशिया का ये है कि रशिया आप देखिए, अगर वो ईरान को इंटेलिजेंस दे भी रहा है, तो कल तो उन्होंने डिनाई कर दिया अमेरिका को कि हम नहीं दे रहे। कल स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हमें, उन्होंने कहा है कि हम नहीं दे रहे। तो आप इमेजिन करें कि रशिया की कितनी को पावर है फिर, कि अगर तुम दे रहे हो तो भाई तुम कहो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। दुश्मन भी हो सारा के सारा, अमेरिका यूरोप मिल के यूक्रेन को वेपन दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, लेकिन रशियंस ये नहीं कह रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहर इंटरनेशनल ऑर्डर में देखें, ये यूनिपोलैरिटी है, इसे यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। रशिया और चाइना इकोनॉमिकली कहीं कहीं अपना इन्फ्लुएंस रखते होंगे, मार्केट्स में इन्फ्लुएंस रखते होंगे, बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अलायंसेस, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका का आज भी कोई मुकाबला कर सकते हैं। एंड रशिया चाइना डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। इंडिया इस लड़ाई में आपको कहाँ नजर आता है? खामोश है इंडिया। इंडिया को समझ ही नहीं आ रही हमने करना क्या है।
वो परेशान है कि ईरान से भी ताल्लुक रखना है लेकिन कंडेम भी नहीं करते इजरायली हमलों को। ठीक है जी। और जो इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, उसको भी कंडेम नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोदी साहब अभी तो इसराइल से होके आए हैं, बल्कि वो लैंड किए हैं तो उन्होंने हमला कर दिया। तो इंडिया डजंट स्टैंड एनीवेयर, फ्रैंकली स्पीकिंग। इंडिया की बहुत बड़ी, वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का बड़ा लीडर समझते हैं, वो तो बोले ही कुछ नहीं। मैं तो समझता हूँ ओमान बड़ा तगड़ा निकला, उसके ऊपर ईरान ने हमले भी किए हैं, लेकिन उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा है। जीसीसी मुल्क है, तो और बहुत सारे मुल्कों ने इस तरह कहा है। तो मेरा ख्याल है इंडिया डज नॉट स्टैंड। इंडिया कहता है मुझे परमानेंट मेंबर बनाए सिक्योरिटी काउंसिल का। भाई ऐसा मुल्क जो किसी मुल्क दूसरे मुल्क पे हमले पे अपनी आवाज नहीं बुलंद करता, तो मेरा ख्याल है कि ये घबराए हुए हैं, अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहते। इसराइल गए थे ताकि अमेरिका की जो इजरायली लॉबी है उसको कन्विंस कर सकें कि हम आपके पार्टनर हैं। तो दे आर लुकिंग, वो अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख रहे हैं। सो वो समझते हैं कि इसमें ना ही बोलें तो अच्छा है, तो खामोश है। बल्कि उन्होंने तो कंडेम भी नहीं किया आयतुल्ला खामनाई की, और ना ही वेलकम किया उन्होंने उनके नए सुप्रीम लीडर को। लास्ट, आपको जो पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात हैं उनमें कोई टर्मोइल नजर आता है? क्योंकि सऊदी अरब का हमारा डिफेंस पैक्ट है, वो कहते हैं किसी स्टेज पे हम मुश्किल में आ सकते हैं, अभी नहीं है लेकिन आगे जाके आ सकते हैं, जंग प्रोलॉन्ग होगी तो। मेरा नहीं ख्याल हालात इस जगह पे जाएंगे कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना पड़ेगा। बट लेकिन जाहिर बात है, एक सॉवरन एग्रीमेंट है, ऑनर तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। वो तो किसी मुल्क के खिलाफ भी है ना। ये तो नहीं था कि कल ईरान के खिलाफ है या किसी की, वो तो हो सकता है कल को अमेरिका के खिलाफ भी इस एग्रीमेंट को ऑनर करना पड़ जाए। कोई हालात का थोड़ा ही पता होता है कल को क्या होना है। लेकिन देखें वो एग्रीमेंट तो देखें, आप जब गवर्नमेंट्स करती हैं, लीडरशिप करती है, तो फिर बहुत कुछ उसमें सोचना होता है। तो आपने देखा होगा मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई हैं, उन्होंने जो मैसेज किया था जब हमने सितंबर पिछले साल ये मुआहदा किया था, तो उन्होंने कहा था अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन अदर। तो ऐसे थोड़ा ही होता है, आप उससे पीछे तो नहीं हट सकते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान विल ऑनर इट्स कमिटमेंट, बट ये लीडरशिप की कॉल होती है कि वो क्या देख रहे हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं, कब आना चाहिए। अभी तो वो खुद कुछ नहीं कर रहे, तो हमें वो क्या कहेंगे कि आप आए और आप करें। जी। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।